आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसमें आज हम करने वाले हैं मार्च 2024 का साइंस एंड टेक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछली सारी ही वीडियोस आपकी पॉलिटी गवर्नेंस की, आईआर की, सिक्योरिटी की, इकोनॉमी की, एनवायरनमेंट की, सबकी डाली गई है। आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और पिछले पूरे ही साल की प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर चेक करें, करंट अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग करिए। तो आज जो हमारा थर्ड टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। देखो, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो, रिसेंटली ना कोर लोडिंग प्रोसेस किया गया है। किसमें किया गया है? इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ये इनिशिएटिव कहाँ लिया गया है? कलपक्कम है एक जगह तमिलनाडु में। वहाँ के मद्रास के आपके एटॉमिक पावर स्टेशन पे ये प्रोसेस किया गया है। क्या किया गया है? कोर लोडिंग प्रोसेस किया है। अब बताती हूँ मैं इससे रिलेटेड क्या है ये इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, जितने भी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इंडिजीनियस एक तो बने। अच्छा, कंपनी जो इसको बना रही है अपने ही देश में, उस कंपनी का नाम है भारतीय नभकीय विद्युत निगम लिमिटेड, या इसको भविनी भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये काम करती है। 2003 में आ गई थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव जानते हो क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना, कमीशन करना फर्स्ट 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में। तो परस्यू करना, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, ये सारे काम ये करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई भाविनी है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मोर देन 200 इंडियन इंडस्ट्रीज का किया जा रहा है। अब इसमें ना हमने बोला कि कोर लोडिंग प्रोसेस हुआ है। कोर लोडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? कोर लोडिंग का मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको असेंबल कर रहे हो, और फिर उसके कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको असेंबल करके दिखा रहे हो, न्यूक्लियर फ्यूल को प्लेस कर रहे हो ऐसी जगह पर। अच्छा, जब ये मान लो कोर लोडिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो इससे पता चलता है कि आप फर्स्ट अप्रोच तो उसको क्रिटिकलिटी कहते हैं, कि आप क्रिटिकलिटी पे पहुंच गए हो। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि जो न्यूक्लियर फिशन होता है, यानी कि आपका न्यूक्लियर फिशन समझते हो क्या होता है? ये भी एक तरह का, एक तो आपका फ्यूजन होता है, एक आपका न्यूक्लियर ही रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर फिशन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन समझते हो? न्यूक्लियर फिशन में आपका कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लार्ज एटॉमिक न्यूक्लिया को ब्रेक करते हो, और वो फिर आपके स्मॉलर स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लिया में बट जाएगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अब होता क्या है, जब न्यूक्लियर फिशन की बात होती है ना, तो फिर अपना ये लोग क्या करते हैं, अगर हमने कोल्ड लोडिंग करा दी है, क्रिटिकलिटी पे वो पहुंच भी गया है, तो सेल्फ सस्टेनिंग वाला मोड पे आ जाता है और वो अपने आप ही न्यूक्लियर फिशन करना लग जाता है। जिससे पता चलता है कि क्रिटिकलिटी पे पहुंचने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन में इतनी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर फिशन की वजह से, रिएक्शन की वजह से होती है कि पता चलता है कि इससे ना 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर निकलती है, जनरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो, इतनी बात समझ गए हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा आपको पता है न्यूक्लियर सिस्टम थोरियम यूरेनियम से बनता है, थोरियम के रिजर्व इंडिया में मौजूद है। कह रहा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जब इसको पूरा समझा और इसके इन सीतु रिसोर्सेज को देखा, तो इन सीतु रिसोर्सेज को देखने के बाद पता चला कि जो मोनोजाइट करके एक आपका रिसोर्स है, वो आपका आ रहा है थोरियम बेरिंग मिनरल, क्योंकि थोरियम एक तरह का मिनरल होता है। तो कह रहा है नियरली 25% वर्ल्ड का जो थोरियम है वो इंडिया में अवेलेबल है। कह रहा कहाँ पे मिलता है? कह रहा है ये बीच और ना रिवर की सैंड्स में मिलता है। कह रहा वो कहाँ है? कह रहा केरला में है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड में मिलता है ये। अब यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, क्योंकि आप इसी पे तो काम कर रहे हो। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप बहुत तेजी से फास्ट न्यूट्रॉन जनरेट करवाओगे, ताकि न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज़्यादा आपका जो एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूल से वो जनरेट हो पाए एनर्जी के समय। और देखो, यही याद रखना, जब भी बहुत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि ये बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल भी बहुत जनरेट करता है। देन दे कंज्यूम वेल जनरेटिंग पावर। ठीक है, तो जनरेट बहुत करता है न्यूक्लियर फ्यूल। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आप पता है क्या क्या यूज़ करते हो, कौन कौन सा फ्यूल लगाते हैं जब भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करना होता है? तो यूरोनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड यूज़ होता है।
यूरेनियम का 238 ब्लैंकेट होता है जो फ्यूल कोर को सराउंड करके बैठता है और इससे बहुत सारा फ्यूल जनरेट होता है। तो ब्रीडर्स का काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल क्रिएट कर लेना। अब देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो जानते हो सबसे बड़ा फायदा क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करने का? कह रहा है जब भी ना न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने स्टेज 2 पर होगा ना, उसकी जब शुरुआत होगी तब ये शुरू हो जाएगा प्रोटोटाइप आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी सेकेंड स्टेज में ही शुरू होता है, फिर थर्ड स्टेज तक जाते जाते इसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उसी हिसाब से क्रिएट हुआ होता है। कह रहा है जब ना देखो ये तो स्टेज 2 पे बिगनिंग कर देता है न्यूक्लियर प्रोग्राम जब चल रहा है, ये थर्ड स्टेज पे भी जाके जैसे कि थोरियम वगैरह होगा तो उसको ब्लैंकेट की तरह यूज़ करता है। तो कह रहा है यहाँ पर भी जो थोरियम यूज़ करते हैं एज आपका थर्ड फ्यूल, तो यानी कि यहाँ पर भी अल्टीमेटली ना ये कंट्री के जितने भी थोरियम रिजर्व्स वगैरह है वो यहाँ पर बहुत काम आते हैं। तो थोरियम भी आपको यहीं पर डालने को मिलता है। कह रहा और अगर आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हो तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा। जब जब आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करोगे तो कह रहा है देखो इंडिया विल बी सेकंड आफ्टर रशिया जिसको कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करता है। चाइना के पास भी प्रोग्राम्स हैं बट छोटे प्रोग्राम्स हैं, और बाकी देशों में भी है, जापान में है, यूएस आपका यूएस में है, फ्रांस में है। और इवन यूएस में वर शट डाउन जो कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को थोड़ा सा कम कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर वेस्ट का रिड्यूस होता है। कह रहा जब आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कराते हो ना फर्स्ट स्टेज में, जब न्यूक्लियर इतना फ्यूल स्पेंड करते हो तो इससे न्यूक्लियर वेस्ट कम होता है और अल्टीमेटली ना फिर हमारे पास बहुत बड़े बड़े लार्ज जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ध्यान रखो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसका वेस्ट भी बहुत गंदा निकलता है। अगर वही काम आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से कर दोगे तो वेस्ट आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज पे ही बहुत हेल्प करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? ऐसे ही फिशियल मटेरियल होता है। इसका मतलब होता है कि ये फिशन में हेल्प करेगा। वही मैंने आपको बताया ना कि जो लार्ज न्यूक्लिया है वो ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लिया होता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यू आपका यूरेनियम 238 है, थोरियम 238 232 है। ये बड़े फर्टाइल मटेरियल होते हैं, इससे फिशियल बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है और थर्ड स्टेज में आकर तो पूरा कन्वर्ट कर देता है मटेरियल को ही। अब इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, देखो हम क्यों उसको 3 स्टेज बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास 2 से 3% वर्ल्ड का यूरेनियम रिजर्व्स भी हैं। हमारे पास जैसे कि थोरियम के रिजर्व्स हैं ग्लोबली, ऐसे ही हमारे पास यूरेनियम के भी कुछ रिजर्व्स हैं। क्या ना डॉक्टर होमी जे बाबा फादर इंडिया ऑफ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं। उन्होंने ही डिवाइस करा था 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होना चाहिए। 1950 से ही हम इसके पीछे पड़े हुए थे कि इंडिया का पास क्योंकि बहुत लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व और एबंडेंट थोरियम रिजर्व्स हैं, तो हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इंडिया का जो 3 मॉडल पूरा स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है। देखो इसमें ना स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, वाटर रिएक्टर्स को प्रेशराइज हैवी वाटर को करा जाता है। फिर उसके बाद एफबीआर होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल। थर्ड स्टेज में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ना एनर्जी को रिलीज कराया जाता है बिना कम वेस्ट के, और ये सारा काम करते हुए इंडिया में ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है ये ज़रूर पता होने चाहिए। लोकेशंस कहीं पर भी पूछ सकता है। तो यूपी के अंदर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, राजस्थान में भी है, काकरापार आपका महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। उसके बाद तारापुर आपका महाराष्ट्र में, मद्रास का आपको कर्नाटका में, कैगा आपको मिल जाएगा, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट मिल जाएगा केरला के अंदर की। तो आपको ना याद रखना है लोकेशन वाइज की कहाँ कहाँ पर है। इंडिया में देखो प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि हमारी जो कैपेसिटी है इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी वो 7.5 गीगावाट है। 2 इंडिजिनियस डिज़ाइन भी हमने किए हैं, काकरापार एटमिक पावर प्लांट है। शेयर जो हमारा न्यूक्लियर पावर्स का है वो 2.8% है। इंडिया का एम पता है क्या है, हम ये सब चीज़ें पता है क्यों कर रहे हैं, ताकि 2030 तक हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ट्रिपल करते हैं, उनकी कैपेसिटी को ट्रिपल करते हैं। इंडिया उस डायरेक्शन में पूरे पूरे स्टेप ले रहा है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी डेवलप कर रहे हैं ताकि उसकी मदद से भी हमारी कॉस्ट भी बचे, कंस्ट्रक्शन टाइम भी सेव हो, हम बड़े सिंपल और सेफ हो जाएं। इसीलिए इंडिया ना क्लोज फ्यूल साइकिल को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, और हमारा पूरा ध्यान है हम रिसाइकल भी करें अपने रिएक्टर्स को एज अ फ्यूल, और अपने न्यूक्लियर वेस्ट को कम करते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। रीप्रोसेस करना हमने सीखना है यूरेनियम और प्लूटोनियम को। तो समझ रहे हो, हम वेस्ट कम करना चाहते हैं, फ्यूल ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, एनर्जी ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, और फ्यूल को हम चाहते हैं रीप्रोसेस भी करके रिसाइकिल करके भी यूज़ करें। तो दिस इज़ व्हाट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो देखो ये मत समझा करो कि आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। साइंस में लेवल यूपीएससी ने उतना ही रखा है कि हर कोई बेसिक चीज़ें तो कम से कम समझ ही पाए। देखो 10th तक साइंस हम सब ने पढ़ी है, राइट? इसीलिए। अच्छा, उसके बाद हमारा ये भी ध्यान में रखना, उसके रिलेटेड न्यूज़ भी ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, वो एक आध कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दे देगा तो आपको ऐसा ना लगे कि करा नहीं है हमने, ये फीलिंग ना आए। तो देखो फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी जो समिट हुई थी वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। इसको होस्ट किसने किया था? बेल्जियन गवर्नमेंट तो थी ही, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी थी। तो ये न्यूक्लियर क्योंकि एनर्जी का ग्लोबल स्टॉक स्टेक होना और बहुत ज़रूरी हो गया था। 2023 में भी हमने इसका ऑर्गेनाइज करा, समिट में बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रोल क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस इसीलिए किया जा रहा है ताकि फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए। और हम पूरी तरह चाहते हैं कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करें, सभी देश चाहते हैं। और हमारी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो पार्टिसिपेंट जब भी ये हुआ ना आपका COP28 दुबई 2023 में, तो इंडिया भी था। तो इंडिया ने भी यही बात रखी कि बिल्कुल इसका ऐसा पार्टिसिपेशन हम सभी चाहते हैं, राइट? तो ये सारी वजहें हैं, ये सारी के सारी चीज़ें हैं, इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में हम इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा कि जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने अनाउंस करा है कि इंडिया का जो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अदर कुछ इनिशिएटिव्स के बात करें जिनोम सीक्वेंसिंग में, तो जैसे इंडिजन प्रोग्राम है ना, CSR वालों ने इसको लेकर आए हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर जिनोमिक्स एंड हेल्थ है। तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर 2020 से ही काम कर रहा है। तो इंडिया ने ना 2009 में ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपना पहला कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो हमारा ये टारगेट क्या था, देखो हम ये चाहते हैं कि 10,000 जेनेटिक सैंपल जो सिटीजन्स के अक्रॉस इंडिया मिल रहे हैं, रेफरेंस जीनोम जो इंडियन पॉपुलेशन से मिल रहा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस बना के फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन DNA का लोगों से मिलके बना रहे हैं। ये ना हम पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना देखो 20 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सेंट्रल फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु में है, ये रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें डेटा सेट चाहिए, हमारा एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में भी है, लोकेशन ध्यान रखना। फिर हम ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता है इंस्पायर क्यों हुए, क्योंकि जब पहला इंटरनेशनल रिसर्च का एफर्ट चल रहा था कि DNA के सीक्वेंस को कैसे, ह्यूमन जीनोम को कैसे कैसे डिटरमिन किया जाए। तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है 1990 में ही आ गया था, 2003 में कंप्लीट हुआ है, और 92% टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस ऐसे ऐसे कवर किए गए। अब ना इसमें साइंटिस्ट भी हैं, कई सारी कंट्रीज के लोग भी हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, चाइना, UK, US भी हैं। तो हम ना इंडिया भी इवन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ऐसा डेटाबेस तैयार करें डाइवर्स पॉपुलेशन का, जिससे जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सके। अब जीनोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब हम पढ़ते हैं। देखो जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्रोमोसोम्स भी होता है, DNA जीन सब मिलते हैं। अब आप जानते हो ना कि जीन जो होते हैं वो किसी भी हेरिडिटी के बेसिक यूनिट होते हैं। उसमें न्यूक्लियोटाइड भी है, DNA भी है, RNA भी है। DNA सीक्वेंसिंग जानते हो क्या होता है? ये बेसिकली ये दिखाता है, एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है बेस पेयर का, स्ट्रैंड ऑफ DNA इन इंडिविजुअल। DNA मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पूरे लॉन्ग चेन के पॉलीमर हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और न्यूक्लियर से आपका कंटेनिंग बेस होता है। अब DNA बेस में आपके चार तरह की चीजें मिली होती हैं, एडेनाइन, साइटोनाइन, क्यूनेनाइन और थाइमाइन मिले होते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक आपने बायोलॉजी अगर आपने 12th की पढ़ी है तो इतना समझते हो गए आप। तो ह्यूमन जीनोम में लगा लो 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स है, 23,500 जीन्स है। ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ है हमारा। अब जीनोम सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ हैं, रेयर डिजीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसकी एबिलिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। कह रहा प्रीनेटल स्क्रीनिंग ही अगर हो जाएगी तो किसी फीटस में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो पहले ही पता चल जाएगा। उसको पता होगा इसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। कह रहा लिक्विड बायोप्सीज़ होती हैं जिससे कि ना कैंसर का डिटेक्शन पहले ही पता चल जाए। वरना आप अक्सर देखते हो ना कि जो कैंसर का डिटेक्शन है वो बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है, जबकि हम बंदे को बचा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। यार फार्मोजेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, अगर आप जीन्स जो हैं हर व्यक्ति के
हर व्यक्ति के रिस्पॉन्स को बदलता है। अब ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा लाओगे तो उसका एडवर्स रिएक्शन कैसा होगा, उसका भी पता चल जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर। तो प्रोसेस देखो इसका क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। पहला होता है कि आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट प्योरिफिकेशन कर दिया डीएनए का, फिर डीएनए की शीरिंग होगी, यानी कि डीएनए को कट करा जाएगा फ्रेगमेंट्स में एंजाइम्स और मैकेनिकल तरीके लगाकर। फिर इसमें डीएनए की लाइब्रेरी प्रिपरेशन होगी जिसमें कॉपी वगैरह डीएनए की जाएंगी फ्रेगमेंट वाला ही, और एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया जाएगा। फिर सिक्वेंसिंग कराई जाएगी, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर करने में, फर्दर एनालिसिस करने में। उससे पहले हमारा डीएनए लाइब्रेरी सिक्वेंसिंग भी हुई, इसमें हमने देखा कॉम्बिनेशन चेक करा, डीएनए को रीड कर रहे हैं बेसिकली हम कि इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, हर इंडिविजुअल में कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग में पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो इसके और फायदे क्या हैं। आप ना किसी भी डायग्नोस्टिक पर्सनलाइज हेल्थ केयर को डेवलप कर पाओगे, कस्टमाइज ड्रग्स वगैरह होंगे तभी तो कर पाओगे। आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन में अगर आप करते हो तो बहुत सारे डिजीज से आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, उसके फैक्टर्स जान पाओगे। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग करते वक्त बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पहला ही चैलेंज है कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है नहीं, तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो डेटा आपने निकाला है उसकी क्वालिटी का कुछ नहीं पता, प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड का नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने सैंपल डीएनए सीक्वेंसिंग करी, एनालाइज करा, तो हो सकता है उसका इनएडिक्वेट रेगुलेशंस की वजह से वो अब्रॉड पहुंच जाए या डेटा सेट पता ही नहीं कहाँ चला जाए। प्राइवेसी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पर्सनल डेटा कोई आपको इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फैमिली हिस्ट्री क्यों देगा। फिर देगा भी तो फिर वो पता है ना आपको, उसको खराब होने में और डेटा ब्रीच होने में टाइम नहीं लगता है आजकल। फिर जेनेटिक डेटा का फ्रेगमेंटेशन बहुत है, विद डेटा रिमेनिंग इन सिलोस आपको एक्सेस पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करेगा। एथिकल क्राइसिस बहुत है, इनइक्विटी है और लो डाइवर्सिटी है क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, पुअर एंड एथनिक माइनॉरिटीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके। फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, साइबर थ्रेट है, प्रॉब्लम है सैंपल कंटेमिनेशन का, वाइबल रन क्वालिटी का, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत है, लिमिटेड स्किल्ड पर्सनल की प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल के तौर पे वे फॉरवर्ड में बोल रहा है कि आप पता है क्या करो, सबसे पहले अपना रेगुलेशन सिस्टम बड़ा ही क्लियर कट कर दो, फेयर कंपटीशन रखो और स्टेक होल्डर का ट्रस्ट रखो, प्रायोरिटाइज कर दो जिनोमिक रिसर्च फंडिंग का, इस्टेब्लिश कर दो सेंट्रलाइज सिक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ का, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप कर दो, कोलैबोरेट कर दो पूरा पूरा, यूटिलाइज करो मॉडर्न सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जहाँ कमी है वो पूरा कर दो। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट जैसे यूएसए में है, एथिकल और डेटा मिसयूज के क्राइसिस को दूर करने के लिए, आप क्यों नहीं कर लेते हो ऐसा, फॉलो करो बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर इसी में अब हम करने जा रहे हैं जीन थेरेपी क्या होती है। तो जीन थेरेपी का कहाँ से आया न्यूज़ में, कह रहा इंडिया ने पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया जीन थेरेपी हेमोफिलिया ए के लिए, जो कि बीमारी का रूप होता है। कह रहा कहाँ हुआ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर तमिलनाडु, वहाँ पे हुआ है। जीन थेरेपी का मतलब जानते हो क्या होता है कि आप टेक्निक में जीन का इस्तेमाल कर रहे हो ट्रीट, प्रिवेंट और किसी डिजीज को क्योर करने में या कोई मेडिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। आप क्या लेते हो, आप एक जीन लोगे, नॉर्मल जीन लोगे, उसको जिनोम में इंसर्ट कर दोगे सप्लीमेंट के रूप में, अब नॉर्मल डिजीज कॉजिंग जो भी जीन है ना, और टारगेट क्या करोगे कि रिस्टोर कर दो, पुराना गलत वाला हटा दो जो कि अब नॉर्मल है और नॉर्मल स्टेट वाले को डाल दो। अब इसकी मदद करने के लिए वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर एक कैरियर होता है जिससे थेरापेटिक जीन को आप डिलीवर करते हो पेशेंट के टारगेट सेल पर। वायरल वेक्टर्स होते हैं कुछ, कुछ नॉन वायरल वेक्टर्स होते हैं, पार्शियल बम्बार्डमेंट की जाती है। एप्लीकेशन क्या है, जो जिन आपके इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, हेमोफिलिया है, सिकल सेल डिजीज है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर ल्यूकेमिया है, ये सब आप जीन थेरेपी की मदद से ट्रीट कर सकते हो। जीन थेरेपी में करते क्या क्या है, सेल विद नॉन फंक्शनिंग जीन है, डीएनए को ऐड कर दिया आपने, सेल की फंक्शनिंग्स को नॉर्मल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं ताकि जीन जो है वो नॉर्मल हो जाए और डिजीज से बाहर आ जाए। तो एक ना देखो टाइप है इसमें, जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है जिसमें ना आप एग डालते हो, उसको मॉडिफाई कर देते हो फंक्शनल जीन को एग की मदद से। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में आप क्या करते हो, इसमें आप थ्रोपेटिक जीन को ट्रांसफर करते हो पेशेंट के सोमैटिक सेल में, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन करके जो भी इफेक्ट भी ना पड़े पेशेंट पर और इनहेरिटेड वाले पर भी, फ्यूचर जनरेशन्स पर भी कोई असर ना पड़े, इस तरह से उसको पिक करके डाला जाता है। आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये। तो हेमोफिलिया आपको पता होगा डिजीज, कैसी डिजीज होती है ये इनहेरिटेड होती है, लाइफ लॉन्ग चलती है और सेक्स लिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ये। ज़्यादातर मेल्स को होता है
इसमें ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है। दे डू नॉट ब्लीड एनी फास्टर देन नॉर्मल पर्सन, और ये जीन के म्यूटेशन की वजह से ही होता है, क्लॉटिंग होने लग जाती है फैक्टर प्रोटीन में, तब ऐसा होता है। हेमोफिलिया ए है तो इसमें क्या होता है, इसमें तो कमी होती है क्लॉटिंग वगैरह की, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नाइन्थ होता है। तो देखो ये है इनहेरिटेंस फ्रॉम ऑफ हेमोफिलिया फ्रॉम कैरियर मदर। फादर है ये विदाउट हेमोफिलिया, मदर के हो था, तो जब जनरेशन पैदा हुई तो जो सन हुआ उसको हेमोफिलिया नहीं हुआ, डॉटर ने कैरी कर लिया वो, फिर ये जो सन हुआ उसमें भी कैरी होकर आ गया। तो हेमोफिलिया एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आता है। मेल्स बहुत वल्नरेबल है, सिंस मेल हैव ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो इसीलिए फीमेल्स आर हेमोफिलिक इन रेयर केसेस। और इसमें ये मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एक्स क्रोमोसोम वुमेन में हेमोफिलिक जीन है तो वो डेफिनेटली असर डालता है, तो फीमेल कैन बी कैरियर टू हेमोफीलिया, और वो बहुत खराब करता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट प्रॉब्लम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। बहुत सुना होगा इसका नाम आपने, आए दिन आप सुनते रहते होगे आसपास के घरों में या कहीं भी, मतलब सर्वाइकल कैंसर होते रहते हैं। तो पहला एवर ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम हुआ कोलंबिया में, इसको लगाया गया। अभी क्या हुआ, इसमें कौन कौन आया ऑर्गेनाइज करने वाला, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाले थे। इनका देखो, इनका फोकस यही था कि ना हम कैटलाइज करें गवर्नमेंट, डोनर, सिविल सोसाइटी वगैरह को, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कमिटमेंट दिलाएं कि भैया खत्म करो ये सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन करने की बातें हो रही हैं। अब सर्वाइकल कैंसर पता है क्या होता है? देखो कैंसर है, कैंसर का मतलब समझते हो कि जब डेड सेल्स का एक जगह पे बहुत कलेक्शन हो जाए और वो आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल उनका ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ हो रही है, तो समझ लो कैंसर हो रहा है। तो जब कैंसर सर्विक्स में आ जाता है तो वो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो सर्विक्स कनेक्ट्स द वेगिना, बर्थ कैनाल में होता है, टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में दिखने को मिलता है ये, और बड़ा ही खतरनाक है ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आ सकता है वुमेन को। इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन वुमेन ओवर एज 30। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन को ग्लोबली, इंडिया में तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, तभी तो मैं आपको कह रही थी कि बहुत ज्यादा होता है ये। और मेन वही है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। लो रिस्क में कॉज कैंसर, हाई रिस्क में तो फिर बहुत सारी चीजें, वेगिनल इश्यूज, वल्वर कैंसर, पता नहीं क्या क्या, तमाम हाई लेवल पे रिस्क रहता है इसका। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है ये। आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा, आपके जेनिटल एरिया को, थ्रॉट को, इम्यून सिस्टम ही बिगाड़ के रख देता है, आप ये लगा लो। कोई ट्रीटमेंट नहीं है HPV इन्फेक्शन का। सेरेवेव क्या होता है इसका, इसीलिए वैक्सीन लगवा लो पहले ही आप, डेवलप बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। HPV वैक्सीनेशन एंड अदर प्रिवेंशन स्टेप क्या लेने चाहिए, 6 HPV वैक्सीन अवेलेबल है ग्लोबली, ऑल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हाई रिस्क ऑफ HPV। HPV जो वैक्सीन है 1 और 2 डोज में देनी चाहिए, शुड बी गिवन टू ऑल गर्ल जो 9 से 14 साल की उम्र में है। स्क्रीनिंग कराओ एवरी 5 to 10 ईयर्स फ्रॉम द एज ऑफ 30 10, अगर जैसी 30 साल की हो गई है वुमेन, इवन 25 साल में अगर कुछ ऐसा, अगर HIV वाली है तो 25 साल से ही, 30 वाले नॉर्मल केसेस में तो हर 5 साल 10 साल में स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन से बच जाओगे, नहीं तो नहीं बचोगे। इंसेंटिव हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव जो है, WHO ने इसको कहा है भैया 90-70-90 का टारगेट दिया है कि हर कंट्री 20-20-30 तक, जिस दिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिस ईयर पे खत्म करना है, तो तुम बिल्कुल सर्वाइकल कैंसर को भी खत्म करोगे। इसमें बोला है कि 90% जो वुमेन है ना, जो गर्ल है, उसको फुली वैक्सीनेट कर दो एज ऑफ 15 तक। स्क्रीनिंग करें 70% वुमेन जो है, 35 की वे स्क्रीनिंग कराओ। उसके बाद ट्रीटमेंट 90% वुमेन का ट्रीटमेंट कराओ, आप इसको खत्म करो। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाकर सर्वाइकल कैंसर्स की प्रिवेंट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इंटरिम बजट में 2024-25 के इस प्रोग्राम को डाला है, जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगवाई जाए। देखो आप कितना इंपॉर्टेंट, तो आसपास भी अगर आपकी ऐसी जानकारियां मिलती है ना आपको, तो आप प्लीज बांट दिया करो, भला करो सबका। ठीक है, सबमरीन केबल सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।